हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे 11th फिजिक्स के बारे में। 11th फिजिक्स पहले चैप्टर अर्थात फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे आपका फिजिकल वर्ल्ड क्या है। फिजिकल वर्ल्ड जो होता है फिजिक्स की दुनिया अर्थात भौतिक जगत क्या है, टॉपिक है आपका फिजिकल वर्ल्ड अर्थात भौतिक जगत। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि 10th का 11th के बीच में जो गैप होता है उस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ये चैप्टर छोड़ दिया जाता है जिससे आगे चलकर फिजिक्स में डिफिकल्टी क्रिएट होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से फिजिक्स का पढ़ने का एक टोन सेट हो जाता है। इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए जैसे जो स्टूडेंट्स आगे मैथ लेना चाहते हैं, जो आगे बायो लेना चाहते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स का बेसिक नॉलेज फिजिक्स को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स का पूरा अध्ययन करने के लिए मैथ्स का बेसिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है और इंटीग्रेशन है, जैसे इन सब चीज़ों का बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले भौतिक जगत। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत चीज़ों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, किन की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स जो है किन किन प्रिंसिपल पर आधारित है। पहले देखेंगे इसमें साइंस क्या है। साइंस किसे कहते हैं? साइंस जो है एक लैटिन वर्ड सेंटिया से बना हुआ है। लैटिन वर्ड सेंटिया, इसका मतलब होता है टू नो, अर्थात जो हमारे चारों तरफ फैक्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही होता है साइंस ऑफ टू नो, अर्थात किसी के बारे में जानना, जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो आपका साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से बना हुआ है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, प्रकृति के बारे में जो फिनोमिना है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है आपका, वही फिजिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ नेचर, इस स्टडी अर्थात प्रकृति का अध्ययन करने के लिए जो स्टडी प्रयोग की जाती है वो आपकी साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी, इसके अंतर्गत हम लोग जैसे हवा चल रही है, जो कुछ हम देख सकते हैं, जो कुछ सुन सकते हैं, उसके बारे में, उसके पीछे कौन कौन सी फिनोमिना हो रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपका है सी ब्रिज है, लैंड ब्रिज है, कंडक्शन क्या होता है, हीट कंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होता है, जब हम किसी स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट कैसे जलती है, बल्ब कैसे जलने लगता है, इसके पीछे कौन कौन सी फिनोमिना होती हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद देखेंगे मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स पर किस प्रकार आधारित है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिलीवर द फिजिक्स। Mathematics is the language to deliver the physics
अर्थात फिजिक्स की पूरी जानकारी करने के लिए, पूरा अध्ययन करने के लिए मैथ्स का कम्बिनेशन अर्थात कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैथ्स का बेसिक अर्थात ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, कैलकुलस क्या है, कैलकुलस के बारे में जानना, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन के बारे में जानना, इन सब का बेसिक जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए। क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में किसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका करेक्शन होता है, करेक्शन करने के बाद उसमें जो प्रेक्षण प्राप्त होते हैं उसकी जो कमियां होती हैं उसको दूर की जाती हैं। तो उसका इन सबको करने के लिए मैथ्स अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं मेजरमेंट करने के लिए मैथ्स की आवश्यकता होगी, करेक्शन करने के लिए मैथ्स की आवश्यकता होगी, कैलकुलेशन करने के लिए मैथ्स की आवश्यकता होगी। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिलीवर द फिजिक्स, अर्थात फिजिक्स का पूरा अध्ययन करने के लिए मैथ्स का बेसिक होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका देखेंगे जो फिजिक्स में रूल्स बनाए जाते हैं, जो फिनोमिना बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, अर्थात यूनिवर्सल फिनोमिना बनाए जाते हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जो रूल्स या फिनोमिना यहाँ पर बनाया जाएगा वो सभी स्थानों पर कार्य करेगा। जैसे हो जाएगा हियर रूल्स आर यूनिवर्सल, हियर रूल्स या लॉज आर यूनिवर्सल, हियर लॉज आर यूनिवर्सल, अर्थात जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सभी यूनिवर्सल होंगे, अर्थात जो एक नियम कानून बनाया जाएगा वो सभी स्थानों पर समान रहेगा। जैसे कि जो ग्रेविटेशन का मतलब यहाँ पर है वही ग्रेविटेशन का मतलब अन्य स्थानों पर भी होगा। ये नहीं जैसे कि ग्रेविटेशन का, जैसे यहाँ पर ग्रेविटी कुछ अलग है, यहाँ पर ग्रेविटेशन का मतलब कुछ अलग है, अन्य क्षेत्रों में कुछ अलग हो जाए, ऐसे साइंस डील नहीं करती है। जैसे कि आपका एक स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करें तो आपका जो रूल्स है फिनोमिना चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे जो है फिजिक्स डील नहीं करती है। तो क्या जाएगा, हियर लॉज आर यूनिवर्सल, अर्थात जो लॉज बनाए जाएंगे वो यूनिवर्सल होंगे, सभी स्थानों पर समान होंगे, सभी स्थानों के लिए। इसके बाद देखेंगे जो कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट इवर डायनामिक होता है, अर्थात चेंज भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट आर इवर डायनामिक, जो कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं वो इवर डायनामिक होते हैं, अर्थात चेंज भी हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मैजिक ऑफ नेचर जो है, प्रकृति का मैजिक जो है उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो भी साइंटिस्ट हैं वो किसी चीज़ का डिस्कवर करने के लिए नेचर के फिनोमिना का अध्ययन करते हैं। नेचर का फिनोमिना जो है उसकी मैजिक को हम नहीं जान सकते हैं। जैसे आपका प्लैनेट्स जो है प्लैनेट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर, सन जो प्लैनेट्स जो है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जैसे एप्पल्स फॉलिंग है आपका, इन सब के पीछे जो है एक ही लॉजिक कार्य करता है, वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे हम चूंकि हम जानते हैं आज प्लूटो जो है, प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी में शामिल किया जा रहा था, फिर बाद में पता चला कि प्लूटो जो है गोआ प्लैनेट है, अर्थात जो है आने वाले समय में नेचर ऑफ, क्योंकि हम जानते हैं मैजिक ऑफ नेचर हम कुछ कह नहीं सकते हैं आगे के बारे में, इसलिए जो क्या है कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो सकता है इनका, अर्थात जो है रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें फिजिक्स का कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स क्या है, यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन जो है अलग अलग फिनोमिना को एक कॉमन रूल प्रदान कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, अर्थात अलग अलग फिनोमिना को एक कॉमन रूल या कॉमन लॉ प्रदान कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। जैसे कि आपका एप्पल्स फॉलिंग है, जैसे आपका है प्लैनेट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर, इन सब का जब न्यूटन ने अध्ययन किया तो पाया कि इन सब के पीछे एक लॉजिक कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो क्या हो जाएगा, इसमें अलग अलग फिनोमेना को जब अध्ययन किया गया तो इसमें प्राप्त किया गया कि इन सबके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, अर्थात अलग अलग फिनोमेना को एक कॉमन रोल प्रदान कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। इसका देखेंगे फिजिक्स में जो है हम किन किन ब्रांचों का अध्ययन करेंगे 11th में और 12th में। पहला आपका है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम स्पीड है, मोशन है, वेलोसिटी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मशीन्स हैं, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 11th का 80 से 90% सिलेबस मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। 11th का जो है 80 से 90% सिलेबस जो है सिलेबस जो है मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। मैं इसके अंतर्गत हम स्पीड है, मोशन है, वेलोसिटी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मशीन्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, इन सब चीजों का अध्ययन मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिर आपका अगला ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट, अर्थात यदि कोई प्रोसेस हीट में कन्वर्ट हो रहा हो, जैसे कि आपका है रेफ्रिजरेटर में जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, इसी प्रकार आपका है हीट इंजन, उष्मा इंजन जो है इसमें जो है हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत किया जाता है। 11th का 10% सिलेबस जो है थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आता है। 11th का 10% सिलेबस थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आता है। इसका बाद है अगली ब्रांच आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत करते हैं। मैग्नेट किस प्रकार बिहेव करता है, इसका अध्ययन भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसका अध्ययन जब हम 12th में करेंगे, इसका अगली ब्रांच हो जाएगा आपका ऑप्टिक्स। क्या ऑप्टिक्स, इसके अंतर्गत जो है लाइट के अलग अलग फिनोमिना का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिर आपका इंटरफेरेंस, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, फिर आपका हो जाएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का बढ़ विक्षेपण क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका पोलराइजेशन, ध्रुवण क्या है। इन सब चीज़ों का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसका अध्ययन हम 12th में करेंगे। इन दोनों ब्रांचों का अध्ययन हम 12th में करेंगे। फिर आपका है अगली ब्रांच है जैसे आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंतर्गत एटम्स हैं, सब एटॉमिक है। इन सब चीज़ों का अध्ययन न्यूक्लियस के अंतर्गत करते हैं, अर्थात बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल होते हैं, इन सब का अध्ययन न्यूक्लियस के अंदर करते हैं। जैसे एटम्स है, सब एटॉमिक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर करते हैं। फिर तक आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी जो होती है आसमान में स्थित स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी जो करते हैं वो कहलाता है आपका एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद देखेंगे फिजिक्स में जो है चीज़ों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। पहला आपका है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होता है?
इसके अंदर जो है इनफाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट अर्थात बड़े साइज ऑब्जेक्ट का अध्ययन जो है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर किया जाता है। यदि कोई बड़े साइज का ऑब्जेक्ट किसी अच्छे के पर रोटेट कर रहा है, उसकी जब स्टडी की जाएगी वो आपका हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। फिर आपका है माइक्रो का आ जाएगा मीजोस्कोपिक और थर्ड हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो के अंतर्गत हम बहुत छोटे पार्टिकल का अध्ययन करते हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस, एटम्स है, सब एटॉमिक्स है, इन सब चीज़ों का अध्ययन है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। अर्थात बहुत छोटी चीज़ों का अध्ययन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और जो चीज़ें बहुत बड़ी न तो बहुत बड़ी हैं न तो बहुत छोटी हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन जो है मीजोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। फिर आपका सेल्फ स्टडी क्या करनी है इसमें, इस चैप्टर में सेल्फ स्टडी के अंतर्गत जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो डिस्कवरीज की हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसका जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो अपने जो डिस्कवरीज की हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन सेल्फ स्टडी के अंतर्गत करना होगा आप लोगों को। इसके बाद देखेंगे इसमें कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं, जैसे आपका एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन किसे कहते हैं, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम आगे। तो देखेंगे पहले लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन लॉज, इसके अंतर्गत एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, चार्ज कंजर्वेशन क्या है, आपका हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। पहले देखेंगे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो हो जाएगा इसके अंतर्गत ऊर्जा संचरण का नियम क्या होता है। तो जाएगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। फिर आपका चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है। फिर देखेंगे चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इसमें जैसे आपका एनर्जी कंजर्वेशन होता है वैसे आपका लार्ज कंजर्वेशन होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। अर्थात चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे आपके दिए गए हैं 4 वायर दिए गए हैं, किसी जंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसमें जो है 10 कूलाम चार्ज है।
10 कूलाम है, इसमें आपका 5 कूलाम चार्ज है, इसमें 10 कूलाम चार्ज प्रवाहित हो रहा है। अर्थात ये तीनों वायर से तार, इन तीनों वायर से जो है चार्ज जो है इस पॉइंट पर अर्थात इस जंक्शन पर आ रहा है। तो जब फुल चार्ज जोड़ेंगे तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ पे 15 हो जाएंगे, 10 यहाँ जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा। अर्थात जंक्शन पर पहुंचने वाले चार्ज की मात्रा कितनी हो जाएगी? 25 कूलाम हो जाएगी। यहाँ पर जो चार्ज होता है ना तो रुकेगा ना तो क्रिएट होगा। अर्थात यहाँ से वायर से निकलने वाले जो चार्ज की मात्रा होगी 25 माइक्रो कूलाम होगी, 25 कूलाम होगा केवल। क्या जाएगा? 25 कूलाम चार्ज इस वायर से बाहर निकलेगा। अर्थात चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका देखेंगे लीनियर मोमेंटम क्या है आपका, अर्थात रेखीय संवेग किसे कहते हैं? रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग को P से लिखा जाता है, P इक्वल टू होता है mv। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m हो, उसकी वेलोसिटी v हो, मास m वेलोसिटी v है, तो लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा? m इक्वल टू P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v। अर्थात मास एंड वेलोसिटी का गुणनफल क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम कहलाता है। तो क्या जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो क्या हो जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे आपको दो पिंड दिए गए हैं, पहले पिंड का द्रव्यमान है ma, दूसरे का द्रव्यमान है mb। बिफोर कोलिजन अर्थात टकराने के पहले इसका जो है वेग uv है और इसका वेग ub है। तो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा इसका? पहले पिंड का द्रव्यमान ma, दूसरे पहले पिंड का वेग क्या है? uv प्लस इस पिंड का द्रव्यमान mb और इस पिंड का वेग ub हो जाएगा। बिफोर कोलिजन बराबर होता है, यदि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, आपस में कोलिजन करें, कोलिजन करने के पश्चात इनका वेग, यदि पहले का वेग va हो जाए, दूसरे का वेग vb हो जाए, तो क्या जाएगा? पहले पिंड का द्रव्यमान ma, वेग क्या है? va प्लस क्या हो जाएगा? दूसरे पिंड का द्रव्यमान mb, दूसरे पिंड का वेग vb। अर्थात बिफोर कोलिजन इक्वल टू हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। अर्थात टकराने के पहले का संवेग बराबर हो जाएगा टकराने के बाद का संवेग। यही होता है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी पिंड का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम और कंजर्व्ड, अर्थात रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद देखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या है। जिस प्रकार लीनियर मोमेंटम होता है, उसी प्रकार जब कोई पिंड किसी एक्सिस के प्रति रोटेट करता है तो उसको घुमाने के लिए जैसे यहाँ पर फोर्स कार्य करता है, उसी प्रकार वहाँ पर किसी अक्ष को बढ़ता, किसी पिंड को किसी अक्ष के बढ़ता घुमाने के लिए टार्क लगता है। टार्क मतलब होता है बल आघूर्ण। कोई पिंड दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है? अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो होता है किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यही आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व्ड, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। क्योंकि हम जानते हैं किसी पिंड को
किसी अक्ष के प्रकार रोटेट करने के लिए उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो कार्य करता है उसे कहते हैं टार्क। टार्क को लिखा जाता है, टार्क जो होता है बल आघूर्ण, इसको टाउ से लिखा जाता है। टाउ से लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल टू होता है mv, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है J से, J होता है या फिर L से भी लिखा जाता है इसको। तो J इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ पिंड का द्रव्यमान नियम दिया गया है, इस पिंड को रोटेट कराने के लिए यहाँ पर m के स्थान पर हो जाता है I, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको लिखा जाता है I से, यहाँ पर जाएगा I, यहाँ दिया भी वेग, ये आपका वेलोसिटी दिया गया है। किसी पिंड को किसी अक्ष के प्रकार घुमाने के लिए कोणीय वेग कार्य करता है। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा, अर्थात एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा। J इक्वल टू हो जाएगा I इंटू ओमेगा। तो क्या जाएगा इसका नियम हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क लीड एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व्ड। यही होता है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो आज के वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, अर्थात बेसिक फोर्सेस क्या होते हैं। बैठे बैठे नहीं